डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट, हम इन्हें बायोकैटालिस्ट भी कह देते हैं। अब बायोकैटालिस्ट क्यों बोलते हैं वो आगे चल के हम बात करेंगे। सो एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोकैटालिस्ट and the first enzyme was isolated and named by Buckner। ये वकनर नाम के आदमी ने सबसे पहले फर्स्ट एंजाइम जो था उसको आइसोलेट किया और नेमिंग की एंजाइम की। हालांकि सबसे पहले एंजाइम जो था उसको ऑब्जर्व किया कोहने ने। इसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, लेकिन आइसोलेट और नेमिंग की वकनर ने। तो एंजाइम्स एक्ट एज बायोकैटालिस्ट इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब आगे बात करते हैं कि एंजाइम कुछ ऐसे भी हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, और देयर आर सर्टेन एंजाइम्स which are produced in inactive state, and these enzymes which are produced in inactive state are called as proenzymes or zymogens। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज which is the inactive form of carboxypeptidase। Similarly, और अगर एग्जांपल दें, पेप्सिनोजन which is the inactive form of pepsin। ट्रिप्सिनोजन, inactive form of trypsin। तो या तो इनके नाम के पीछे सुफिक्स लगता है जन या प्रीफिक्स लगता है प्रो। तो ऐसे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में पैदा हों उनको हम बोलते हैं प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस। तो ये जो हैं, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस। नेक्स्ट है कि ये जो एंजाइम्स हैं, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। दीज आर प्रोटीन इन नेचर। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। केमिकल नेचर अगर हम देखें तो दे आर प्रोटीन, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो आरएनएज की। दीज आर नॉट प्रोटीनेशियस। तो ये एंजाइम को छोड़ दें अगर हम, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन्स क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं तो एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एज अगर हम कंपेयर करें इनका मॉलिक्यूलर वेट तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद मैंने बोला था कि एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। जैसे कैटालिस्ट जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस में रोल प्ले करते हैं, वही रोल हमारे सेल्स के अंदर एंजाइम्स प्ले करते हैं। यानी ना तो कैटालिस्ट की तरह, अब मैं सिमिलरिटीज की बात कर रहा हूं कि एक कैटालिस्ट और एक बायोकैटालिस्ट, कैटालिस्ट और एक बायोकैटालिस्ट में सिमिलरिटीज हैं। बायोकैटालिस्ट हम किसको बोल रहे हैं? एंजाइम्स को। और कैटालिस्ट यानी वेरियस जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं नेचर में, उन केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड रहते हैं उनकी कंप्लीशन के लिए, उन्हें हम बोलते हैं कैटालिस्ट। और ये जो कैटालिस्ट हैं
इनमें और बायो कैटालिस्ट में एक सिमिलरिटी क्या है कि दे आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज, माइन्यूट क्वांटिटीज, ये माइन्यूट क्वांटिटीज में चाहिए। एक चीज बहुत लार्जर अमाउंट नहीं चाहिए होता। ना तो किसी रिएक्शन को ये इनिशिएट करते हैं, ना किसी रिएक्शन को जो है ये कंप्लीट करते हैं। दे ओनली एनहेंस द रिएक्शंस, ये रिएक्शंस को एनहेंस करने का काम करते हैं। एंजाइम्स लिविंग बीइंग्स के अंदर यानी हमारे सेल्स के अंदर, और जो कैटालिस्ट होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस में उनको एनहेंस करने में, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने में रोल प्ले करते हैं, और दोनों ही माइन्यूट क्वांटिटीज में चाहिए। तो ये सिमिलरिटी प्लस इसके अलावा जो है दे रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रिमेन अनचेंज्ड यानी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये एज सच जो है वो बाहर आ जाते हैं, एंड दे कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार हम इनको जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि दे फॉर्म शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्सेस विद रिएक्टेंट्स, जब ये किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं देन दे फॉर्म शॉर्ट लिव्ड complexes with reactants और with substrate molecule, with reactants। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं, दोनों ही माइन्यूट क्वांटिटीज में चाहिए, कैटालिस्ट भी और बायो कैटालिस्ट भी यानी एंजाइम भी। ये लिविंग थिंग्स के अंदर यूटिलाइज होते हैं, लिविंग थिंग्स में वर्क करते हैं, और ये वेरियस केमिकल रिएक्शंस में। दोनों ही माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए, दोनों ही किसी रिएक्शन को ना तो इनिशिएट करते हैं ना कंप्लीट करते हैं, सिर्फ एनहेंस करते हैं रिएक्शंस को। दोनों ही अनचेंज्ड रहते हैं, यूटिलाइज नहीं होते ड्यूरिंग द रिएक्शन, और दोनों ही शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं बिटवीन द बायोकैटालिस्ट एंड कैटालिस्ट। अब इसके बाद बात करते हैं, या कैटालिस्ट कह लें या इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट कह दें हम, फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस भी हैं दोनों के अंदर। तो डिफरेंसेस क्या हैं? एक डिफरेंस तो ये आता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, पहला डिफरेंस तो यही है कि ऑल दी एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स, जैसा मैंने ये बोला था कि ऑल दी एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन एक्सेप्ट आरएनएज। लेकिन जो ये इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं दे आर मोस्टली इनऑर्गेनिक इन नेचर, नाम से जैसे पता लग रहा है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। तो ये मोस्टली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, डिफरेंट काइंड के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, बट ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो एक तो इनकी केमिकल नेचर में डिफरेंस है। दूसरा इसमें डिफरेंस आ जाता है कि जो एंजाइम्स होते हैं दे कैटालाइज, एंजाइम्स कैटालाइज स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिएक्शन। जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स ऑलवेज कैटालाइज स्पेसिफिक रिएक्शंस, स्पेसिफिक रिएक्शंस। बट जो कैटालिस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, दे कैटालाइज डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ रिएक्शंस। ये अलग अलग किस्म के रिएक्शंस को जो हैं वो कैटालाइज करने की इनमें एबिलिटी होती है। यानी अगर मैं ये बोलूं कि निकल एक्ट कर रहा है कैटालिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो किसी और में भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कि यूरिएज एंजाइम है, तो यूरिएज एंजाइम यूरिया को ही कैटालाइज करेगा, किसी और को नहीं। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ही कैटालाइज करेगा।
पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को ही कैटालाइज करेगा। तो इस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि कैटालिस्ट जो होते हैं, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, दे कैन कैटालाइज डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ रिएक्शंस, वेयर एज एंजाइम्स कैटालाइज द स्पेसिफिक रिएक्शंस। देन थर्ड डिफरेंस हम दे सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव, एंजाइम्स आर मोर सेंसिटिव टू pH changes, temperature changes, ये मोर सेंसिटिव है। एंजाइम्स आर मोर सेंसिटिव towards pH changes and temperature changes, but these are inorganic catalysts are less sensitive towards pH changes and temperature changes। ये कम सेंसिटिव होते हैं, लेस सेंसिटिव होते हैं टुवार्ड दीज काइंड्स ऑफ चेंजेस। तो ये कुछ डिफरेंसेस। और अगर एक और चीज मैं बात करूं कि जो एंजाइम्स होते हैं दे हैव पर्टिकुलर पीरियड ऑफ वायबिलिटी, इनका जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, जबकि जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं इनका वायबिलिटी पीरियड जो होता है या इनकी क्वांटिटी जो होती है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, इनकी क्वांटिटी अनचेंज्ड रहती है। बट जो बायो कैटालिस्ट होते हैं यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही इनकी वायबिलिटी रहती है या इनकी एबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है टू कैटालाइज दी पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स। तो ये जो है ये कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस की मैंने बात की है इन बिटवीन दी एंजाइम्स और बायो कैटालिस्ट एंड इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। अब बात करते हैं कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये केमिकल नेचर, जैसे मैंने आपको बोला कि इनकी प्रोटीन होती है, और ये सबसे पहले किसने कहा था? तो इट वाज रिपोर्टेड बाय समनर, SUMNER, दैट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ये सबसे पहले इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है कि एंजाइम जो हैं ये 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें, कंपोजिशन देखें, तो एंजाइम जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, और वो टाइप्स हैं सिंपल एंजाइम्स एंड कंजुगेटेड एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स एंड कंजुगेटेड एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स आर दोज in which only proteins are present, जिसमें सिर्फ प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स ही प्रेजेंट हों, उनको हम बोलेंगे सिंपल एंजाइम्स। जिनमें सिर्फ प्रोटीन्स हों उन्हें हम सिंपल एंजाइम्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, यूरिएज है, सुक्रेज है, ये जितने भी एंजाइम्स होंगे दे ऑल आर सिंपल एंजाइम्स, क्योंकि इनमें कोई एक्स्ट्रा ग्रुप या एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो है, एक्स्ट्रा फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ प्रोटीन्स ही होंगी या अमाइनो एसिड्स ही होंगे। सेकंड टाइप है हमारे पास कंजुगेटेड एंजाइम्स। कंजुगेटेड एंजाइम्स, those enzymes in which in addition to proteinaceous part certain non-proteinaceous part or certain other parts other than protein part may also be present। ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे? जिनमें प्रोटीन पार्ट के अलावा कुछ ना कुछ और भी प्रेजेंट होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? कंजुगेटेड एंजाइम्स हैं। तो कंजुगेटेड एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स विच हैव प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं इनमें? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, इसको मैं यहां लिख देता हूं प्रोटीन
पार्ट, ठीक है, प्लस साथ में क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज कॉल्ड एज कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है। तो जिसमें कोफैक्टर भी साथ में हो, प्रोटीनिशियस पार्ट को एपोएंजाइम बोल रहे हैं, तो एपोएंजाइम के साथ कोफैक्टर भी प्रेजेंट हो, सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज कंजुगेटेड एंजाइम्स। अब ये जो कोफैक्टर है यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट, ये फर्दर दो टाइप का हो सकता है, यानी ये जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर विच इज द नॉन प्रोटीन पार्ट इन ए कंजुगेटेड एंजाइम, इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। एक है को एंजाइम, को एंजाइम यानी इट मे बी को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर, ये एक को एंजाइम भी हो सकता है या एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? को एंजाइम जो होता है, इट मे बी ऑर्गेनिक एंड नॉन प्रोटीनिशियस। नॉन प्रोटीनिशियस तो है, लेकिन ये कैसा होगा? ऑर्गेनिक इन नेचर, ये ऑर्गेनिक होगा। अगर ये कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन तो है लेकिन ऑर्गेनिक इन नेचर है, तब इसको बोलेंगे को एंजाइम है ये। और ये जो है एपो एंजाइम के साथ यानी प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ जो है ये लूजली बॉन्डेड होता है। को एंजाइम की पहचान क्या है कि ये नॉन प्रोटीन है, ऑर्गेनिक इन नेचर है और लूजली बॉन्डेड होता है विद द एपो एंजाइम यानी कि प्रोटीनिशियस पार्ट। वेयर एज प्रोस्थेटिक ग्रुप इज जनरली इनऑर्गेनिक। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ये जनरली इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है लेकिन जनरली इनऑर्गेनिक होता है। बट इट रिमेन्स टाइटली बॉन्डेड विद द एपो एंजाइम। ये टाइटली बॉन्डेड रहता है एपो एंजाइम के साथ यानी प्रोटीनिशियस पार्ट के साथ। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन पार्ट इन ए कंजुगेटेड एंजाइम। ये कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक है, लूजली बॉन्डेड है एपो एंजाइम के साथ, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये को एंजाइम है। और अगर ये मोस्टली इनऑर्गेनिक है, नॉन प्रोटीन है और टाइटली बॉन्डेड है विद एपो एंजाइम, देन इट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जांपल भी दे सकते हैं। को एंजाइम में एग्जांपल आएंगी जैसे FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, NAD निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये एग्जाम्पल हैं को एंजाइम की। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल दें तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगी? हेम इन कैटालेज। हेम जो है वो कैटालेज एंजाइम के अंदर एक क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। मेटल आयन भी हो सकता है, कोई मेटल आयन भी हो सकता है जैसे कैल्शियम आयन Ca2+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, ये भी प्रोस्थेटिक ग्रुप में आते हैं। लेकिन whenever certain metal ions act as prosthetic group, then they are called as activator। तो ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम फिर एक्टिवेटर कह देते हैं। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटाशियम आयन, जिंक आयन, ये सब जो हैं, ये अगर कोई मेटल आयन एक्ट कर रहे हैं एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, देन दे आर कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स। इनको हम एक्टिवेटर्स बोल देंगे, एक्टिवेटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे क्या आ गया? एंजाइम्स की ये टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन। अब है इसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। अगर हम एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर देखें कि उनकी नेमिंग कैसे की जाती है एंजाइम्स की, तो
उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंजाइम्स की। 6 डिफरेंट टाइप्स हैं एंजाइम्स की ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले तो टाइप्स में हम बाद में बात करते हैं, ये नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं या नेमिंग ऑफ एंजाइम कैसे करते हैं। नेमिंग ऑफ एंजाइम्स तो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। पहला तो है कि हम सबस्ट्रेट का नाम लिखेंगे। सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, तो सबस्ट्रेट का नाम लिख के नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, नेम ऑफ द सबस्ट्रेट और प्लस ASE सुफिक्स, ASE सुफिक्स, उसके पीछे हम ASC सुफिक्स लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला था यूरिया, तो यूरिया के ऊपर एक्ट करने वाले का नाम यानी यूरिया सबस्ट्रेट हो गया, तो उसके पीछे लगा दिया ASC, तो ये बन गया यूरिएज, यूरिएज एंजाइम। सुक्रोज के ऊपर एक्ट करने वाला सुक्रोज, तो ये बन गया सुक्रेज। माल्टोज के ऊपर माल्टेज, सेलुलोज के ऊपर सेलुलेज। तो सबस्ट्रेट का नाम लिख के उसके पीछे ASE अगर हम लगा देते हैं सुफिक्स के तौर पे, तो एक तो तरीका ये है। दूसरा हमारे पास मेथड है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कि वो किस तरह की एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं एंजाइम, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शोन बाय एंजाइम्स। जैसे अगर कोई एंजाइम रिमूवल करवा रहा है हाइड्रोजन का, तो उसका नाम आ जाएगा डी हाइड्रोजीनेज। हम सबस्ट्रेट का नाम लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे डी हाइड्रोजीनेज। जैसे सुसिनेट डी हाइड्रोजीनेज, यानी सुसिनिक एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करवाने वाला। अगर कोई रिमूवल करवा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम उसके नाम के आगे सबस्ट्रेट का नाम लिख के नाम के आगे लिखेंगे डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज which is responsible for the removal of carbon dioxide। जो हाइड्रोजन का रिमूवल करवाए वो डीहाइड्रोजिनेज। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करें उनको हम बोलेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करें, ऐसे एंजाइम को बोलेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। तो दूसरा आ गया मेथड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शोन बाय एंजाइम, उसके बेसिस के ऊपर हम नेमिंग करते हैं। थर्ड है हम सोर्स की बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, किस सोर्स से एंजाइम को आइसोलेट किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल करूं, मतलब इसमें एग्जाम्पल दूं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो एक एग्जाम्पल है पपाइन, एंजाइम का नाम है पपाइन। ये जो पपाइन एंजाइम है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया। ऐसे ही ब्रोमेलिन फ्रॉम पाइनएप्पल। तो किस सोर्स से एंजाइम एक्सट्रैक्ट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, उस सोर्स के बेसिस के ऊपर भी नाम रखे जाते हैं। और कुछ नाम जो हैं वो पुराने हमारे पास आ रहे हैं, जिनका कि
कोई स्पेसिफिक हमारे पास जो है रीजन नहीं है, और इसलिए उनको बाद में रीनेम भी किया गया, जैसे टाइलिन। टाइलिन टाइलिन हमारे सलाइवा में प्रोड्यूस होता है, स्टार्च की डाइजेशन में ये रोल प्ले करता है, तो इसका नाम अभी चेंज किया गया। तो नाम इसका अब क्या है? सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज। तो प्रेजेंट नेम जो है, वैसे पूरा नाम है इसका अल्फा सलेवरी अमाइलेज। अल्फा सलेवरी अमाइलेज। तो कुछ नाम जो पुराने चलते आ रहे हैं, जिनका कोई साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं है, उनको अब चेंज भी किया जा रहा है। तो बेसिकली ये 3 मेथड्स हैं, या तो सबस्ट्रेट का नाम लिख के उसके पीछे एएससी सफिक्स लगाते हैं, या टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जिनमें एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उनके बेसिस के ऊपर नाम होते हैं, या फिर सोर्स कि एंजाइम कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है उसके बेसिस के ऊपर भी नेमिंग की जाती है। नेक्स्ट इसके बाद आती हैं अब हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे मैंने बोला कि 6 मेन टाइप्स हैं। इनमें पहली टाइप आती है यही ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। यानी अब मैं क्लासिफाई अगर एंजाइम्स को करूं तो उसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करें। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। या रिडक्शन रिएक्शन में तो जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करेंगे, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल दें तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, this enzyme catalyze the change of glycolate into glyoxylate। यानी ये एंजाइम क्या करता है? ये ग्लाइकोलेट को चेंज करवाता है ग्लाइऑक्साइलेट। तो जो ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्साइलेट में चेंज करवाए, ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। यानी जो ग्लाइकोलेट की ऑक्सीडेशन करवाए इनटू द ग्लाइऑक्साइलेट। तो ऐसे एंजाइम्स को हम ऑक्सीडो रिडक्टेजेस बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करें। सेकंड हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस किनको बोलेंगे हम? ऑल दोज एंजाइम्स दैट कैटालाइज द लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन। हाइड्रोलेजेस कौन से होते हैं? जो लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वन में क्या करें? स्प्लिट अप करें, चेंज करवाएं बाय एडिशन ऑफ वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में जो लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर में चेंज करवाएं। एग्जांपल जैसे अमाइलेज की ही ले लेते हैं। अमाइलेज, ये स्टार्च जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड है, तो उसको डाइसेकेराइड्स में चेंज करवाए, तो अमाइलेज की एग्जांपल है। सेलुलोज की एग्जांपल दे सकते हैं। ये हाइड्रोलेजेस हैं। फिर आगे नेक्स्ट ट्रांसफरेजेस। Transferases are those enzymes which catalyze the transfer of specific group from one substrate to another substrate। जो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में क्या करें?
एक स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर कर दें। एक कंपाउंड से दूसरे में किसी स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर कर दें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफरेजेस। और इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि एक एंजाइम है ग्लूटामेट पायरुवेट। ग्लूटामेट पायरुवेट, दिस एंजाइम is involved in the transfer of an amino group। amino group किससे? from glutamic acid to pyruvic acid। ग्लूटामिक एसिड से पायरुविक एसिड में अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफर ये करवाता है, और इस तरह से ये क्या करता है? उसको कन्वर्ट करवा देगा इनटू अनदर अमाइनो एसिड, जिसका नाम क्या है? एस्पार्टिक एसिड। यानी एंजाइम कौन सा बोला मैंने? ग्लूटामेट पायरुवेट। ग्लूटामेट पायरुवेट नाम से क्या पता लग रहा है कि वो एंजाइम जो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड से अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करवा रहा है पायरुविक एसिड में, जिसके कारण पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एस्पार्टिक एसिड, विच इज अनदर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये इसने अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफरेंस करवाई ग्लूटामिक एसिड से पायरुविक एसिड में, और ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? जो पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रांसफर करवाएं एक से दूसरे कंपाउंड में, उन्हें बोलते हैं ट्रांसफरेजेस। नेक्स्ट है, अगली टाइप हमारे पास आती है, वो है लाइएजेस। लाइएजेस, लाइएजेस हाइड्रोलेजेस जैसे होते हैं। ये लार्जर सब्सटेंसेस को स्मॉलर में तोड़ते हैं, स्प्लिट अप करवाते हैं, बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। इसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये वाटर की प्रेजेंस में लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर में चेंज करवाते हैं। ये लार्जर को स्मॉलर में चेंज करवाते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। तो ऐसे एंजाइम्स को हम लाइएजेस बोलते हैं। एग्जांपल इसमें दे सकते हैं हम हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज ये एक लाइएज किस्म का एंजाइम है। फिर आ जाते हैं लाइगेजेस। लाइगेजेस, इसका भी नाम से पता लग रहा है, ये लाइएजेस और हाइड्रोलेजेस से अपोजिट हैं। ये क्या करते हैं? द एंजाइम्स which catalyze the combination of smaller substances to form the complex substance। जो स्मॉलर सब्सटेंसेस को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं टू फॉर्म दी लार्जर सब्सटेंसेस, उन्हें हम बोलते हैं लाइगेजेस। ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? लाइगेजेस। एग्जांपल में दे रहा हूं, एक एंजाइम है पीईपी, पीईपी कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, पीईपी कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करवाता है विद दी, कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करवाएगा विद दी पीईपी यानी फास्फोइनोल पायरुवेट टू फॉर्म ए 4 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। पीईपी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो पीईपी के साथ किसको जुड़वा रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को। तो पीईपी यानी फास्फोइनोल पायरुवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट करवाता है पीईपी को, यानी ऐसा हम दे सकते हैं पीईपी इन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ पीईपी कार्बोक्सिलेज, ये चेंज होता है किसमें? इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ऐसे एंजाइम्स को हम लाइगेजेस बोलते हैं। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं दैट इज आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस,
Isomerases are those enzymes which convert one isomeric form to another isomeric form. जो एक सब्सटेंस जो है उसकी एक आइसोमेरिक फॉर्म को उसी की दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज करवाए, ऐसे एंजाइम्स को आइसोमरेजेस बोलते हैं। आइसोमरेजेस एग्जांपल इसमें मैं दे देता हूं। आइसोमरेजेस फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका आइसोमर होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है और ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो ऐसा एंजाइम जो क्या करे, एक आइसोमेरिक फॉर्म को दूसरे में चेंज करवाए, तो ऐसे एंजाइम को, यानी यहां जो एंजाइम एक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, वो एंजाइम होगा आइसोमरेज। ऐसे एंजाइम को आइसोमरेज एंजाइम बोलेंगे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी एंजाइम्स की, तो उसमें ऑक्सीडोरेडक्टेजेस आ गए, उसमें लाइगेजेस आ गए, उसमें लाइएजेस आ गए, उसमें हाइड्रोलेजेस आ गए, और उसमें जो है ट्रांसफ्रेजेस, और लास्ट में ये आइसोमरेजेस। ये हमने डिफरेंट टाइप्स की है। अब इसके बाद हम जो आगे बात करेंगे वो हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, और उसके अंदर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम जो हैं वो एक्ट कैसे करते हैं। ये ठीक है कि एंजाइम जो हैं दे एक्ट एज बायोकैटालिस्ट, लेकिन उनका मैकेनिज्म क्या है और उसके लिए कौन कौन सी डिफरेंट जो हैं वो हाइपोथेसिस या थ्योरीज जो हैं वो दी गई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।